विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट इस संस्था के हेडक्वार्टर पे हूँ और आज हम लोग यहाँ पर द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के 73rd एनिवर्सरी को मना रहे हैं। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, 25 और 26 मई 2023 की WFB के हेडक्वार्टर पे ये मनाई जा रही है। बहुत लोगों को द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के बारे में पता नहीं है, तो बहुत सारे हमारे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप से बने हुए हैं तो उन्हें बहुत सारी ये जानकारी नहीं है। तो मैं आज ये बात यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ कि ये WFB है क्या, जिसका मैं भी एक स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी के पद पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये संस्था है क्या, बाबा साहब से इसका क्या रिलेशन है। तो मैंने मेरे स्पीचेस में कई बार ये बातें लोगों को बताई है, फिर एक बार आप लोगों के सामने रखता हूँ। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जिस तरह से अलग अलग देशों की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे सार्क है, SAARC, सार्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो है, WHO है, उसी के धरती पर बुद्धिस्ट कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। बुद्धिस्ट कंट्रीज 1950 में इन्होंने ये पहल की थी कि जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, इसी धरती पर बौद्ध देशों का भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और हर 2 साल में बौद्ध भी इकट्ठा होकर उनकी जो समस्या है वो विश्व के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उस पर चर्चा होनी चाहिए। और तब इन्होंने 1950 में, भले आज 25 मई है, 25 मई से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी को दरअसल वो इनविटेशन भारत को था कि इंडिया से कोई एक एमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर आप हमें भेजिए। गवर्नमेंट को ये न्योता था और उस समय बुद्धिज्म के ऊपर अभ्यास या पढ़ाई बाबा साहब से ज़्यादा किसी की नहीं थी। तो उस समय के गवर्नमेंट ने एज कैबिनेट मिनिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के फाउंडेशन कहो या फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा साहब को भेजा था। उस समय WFB का फाउंडेशन हुआ नहीं था और फिर जब बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस में आए तब बाबा साहब ने देखा कि उस समय 27 बौद्ध देश ये इकट्ठा होकर ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का निर्माण करने जा रहे हैं। बाबा साहब को ये बात अच्छी लगी कि बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्ल्ड में अब बन रही है। तो बाबा साहब 1950 में बाबा साहब का स्पीच भी है इस WFB के कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने लास्ट 2018 में यहाँ पर बाबा साहब के ही आवाज़ में वो यहाँ पर प्ले भी किया था कि बाबा साहब हमारे संस्था के फाउंडेशन वो यहाँ पे आपके फाउंडेशन में उस समय शामिल थे। तो बाबा साहब 1950 में आए। बाबा साहब ने देखा कि बौद्ध देश इकट्ठा हो रहे हैं और बौद्ध देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रहा है। उसका नाम द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, यानी हिंदी में फेलोशिप को हम कहते हैं कि बंधुता, भातृभाव, फेलोशिप को हम बंधुता कहते हैं, और बुद्धिस्ट यानी जितने भी वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उनमें बंधुता लाने की ये एक ऑर्गेनाइजेशन उस समय निर्माण हुई। और ये कहकर उन्होंने अलविदा किया सबको कि नेक्स्ट 2 ईयर में हमको आना है और एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में चाहे कुछ भी हो, हम हर 2 साल में मिला करेंगे। पिछले पैंडेमिक में सिर्फ इसका ब्रेक हुआ, उससे पहले कभी भी एक भी साल इसका ब्रेक नहीं हुआ है। 1950, 1952, 1954 और 1956 ये 4 साल बाबा साहब को इस कॉन्फ्रेंस के लिए मिले। बाबा साहब इन कॉन्फ्रेंस के लिए जाया करते थे। 1952 में बाबा साहब आने के कोई प्रूफ नहीं मिल रहे, रिकॉर्ड में नहीं है। शायद ये हो सकता है कि 1952 में बाबा साहब अपने इलेक्शंस के लिए शायद उसमें एंगेज हो, लेकिन 1950, 54 और 56 इन 3 कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आए और बाबा साहब को इसी कॉन्फ्रेंस ने, हम जैसे अब बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं, तो ये बोधिसत्व हम लोगों ने दी हुई उपाधि नहीं है। हम लोग इमोशनल होकर, हम लोग भावनिक होकर बाबा साहब को बोधिसत्व नहीं कहते। बाबा साहब को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्रेसिडेंट ने, उनकी जो धम्म दीक्षा अक्टूबर में हुई थी और ये नवंबर में कॉन्फ्रेंस हुई थी,
1 महीने बाद बाबा साहब जब इस कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्टों ने बाबा साहब को बोधिसत्व ये उपाधि देकर गौरवान्वित किया है, बाबा साहब का सम्मान किया। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन एक दुख की बात ये बताना चाहूंगा, बाबा साहब हमें इस ऑर्गेनाइजेशन जोड़कर चले गए, इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर इसलिए चले गए कि भारत का संविधान अगर कहीं हमको हक और अधिकार देने में फेल हो जाए या वहां की सरकारें हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को ठीक तरह से एड्रेस ना कर सके, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्लेटफॉर्म पे आए और वहां पर बौद्धों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये यहां पर आकर बयान करें। यहां से वो यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, यहां से वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस में जाएगा। यहां पर रखा हुआ जो चीजें हैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में, वो अलग अलग जो फोरम्स बनी हुई हैं वर्ल्ड की इंटरनेशनल, हम वहां तक अपनी बातों को लेकर जा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर चले गए। अब एक बात और आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जो है, यहां पर मुझे बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि हमें भी सदस्य बनना है, हमें भी सदस्य बनना है। यहां पर किसी आदमी को, इंडिविजुअल को सदस्य नहीं बनाया जाता। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ये मेंबर्स का संगठन नहीं है, इंडिविजुअल्स का संगठन नहीं है, ये संगठनों का संगठन है। अगर आपकी कोई बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो ही यहां पर वो ये मेंबर बन सकती है। एक एक आदमी आकर यहां पर इंडिविजुअल सदस्य नहीं बन सकता। तो अब हमें इनके साथ अगर जुड़ना है तो हमें संस्था की होने की जरूरत है, संस्था होने की जरूरत है। और वो संस्था भी कौन सी, जो बौद्धों की हो। कल को आप कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और कहो कि मुझे WFB का मेंबर बनाना है, तो वो आप मेंबर नहीं बन सकते। कल को कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और कहो कि मुझे WFB का मेंबर बना दो, तो वो आपको मेंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेंबर होने के लिए आपको बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होनी जरूरी है। अब ये नियम जब 1950 में लगा, तो बाबा साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन उस समय थी, तो वो थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन WFB का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो शेड्यूल कास्ट की है, उससे बौद्धों का कोई रिलेशन नहीं है। तब बाबा साहब ने क्या किया, 1954 में जब बाबा साहब ने एग्रेसिवली, मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूं कि बाबा साहब ने आक्रामक तरीके से 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच से भारत के बौद्धों की समस्या रखी है। बाबा साहब ने, मुझे वो स्पीच सुनते हुए कभी कभी डर लगता है, वो रीड करते हुए डर लगता है कि इतने कठोर शब्द बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्रेसिडेंट के सामने कह रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि इतना तामझाम आप लोगों ने किया है। जैसे आज मैं यहां पर हूं, थाईलैंड में हूं, 5 स्टार होटल बुक है, पूरा होटल बुक है, नीचे लिमोजीन हमारे लिए खड़ी होती है, और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का पूरा हेडक्वार्टर बुक है। इतना तामझाम किया है, आने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सारा खर्चा किया है। बाबा साहब कहते हैं आपका सारा खर्चा व्यर्थ है। अब सोचिए कि जिनके कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए हैं, उनको ही बाबा साहब कह रहे हैं कि आपने इतना खर्चा किया है, ये सारा खर्चा तो वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ मनी है। क्यों वेस्टेज ऑफ मनी है? बाबा साहब कहते हैं आपकी कंट्री तो पहले से ही बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट कंट्री में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके क्या करने वाले हो? अगर सही में खर्चा करना चाहते हो, सही में रिसोर्सेस लगाना चाहते हो, तो आप इंडिया में आओ। मैं लोगों को बौद्ध धर्म के पीछे खड़ा करने के लिए मैं काम करता हूं। आप रिसोर्सेस लगाओ, आप वहां पर यूनिवर्सिटीज तैयार करो, आप वहां पर सेमिनरीज तैयार करो, लोग मैं तैयार करता हूं। बाबा साहब ने एग्रेसिवली ये स्पीच की और बाबा साहब को तब एहसास हुआ कि मैंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट या वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज को इंडिया में इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन वो जाएंगे कहां पर? वो कांटेक्ट किसको करेंगे, संपर्क किसको करेंगे? क्या गली गली में जाकर एक एक आदमी के घर पे जाकर देखेंगे कि वो बौद्ध है कि नहीं है? और इसलिए वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज को अगर भारत से संपर्क करना है तो भारत में एक बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन, बौद्ध संस्था का होना जरूरी है। इसलिए 1954 में जब बाबा साहब भारत में आए, दिसंबर मंथ में, बाबा साहब ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करने का काम शुरू किया।
हमारे लोग हवा में ही ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं, उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन बाबा साहब के इस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ, 6 महीने बाबा साहब को वेट करना पड़ा और 4 मई 1955 को बाबा साहब अंबेडकर जी को उस समय का इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 3227 ये रजिस्ट्रेशन नंबर 4 मई 1955 को बाबा साहब को प्राप्त हुआ। आपको याद होगा मैंने मई महीने में कनाडा से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडेशन की भी मैंने आपको बधाई दी। 4 मई 1955 को बाबा साहब को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये संस्था रजिस्ट्रेशन होके प्राप्त हुई। मैं आज भी जब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम करता हूँ, गांव में जाता हूँ, छोटे छोटे विलेजेस में जाता हूँ, आज भी 2023 में भी लोगों को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये शब्द उच्चार नहीं कर पाते। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसका उच्चार भी वो नहीं कर पाते। सोचो 2023 में हमारे पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की इस संस्था का नाम नहीं ले सकते, तो क्या 1955 में बाबा साहब ने ये नाम हमारे लिए तय किया होगा कि नहीं? कोई अनपढ़ हमारे लोग हैं, उनके लिए मैं ये इंग्लिश में संस्था बना रहा हूं। बाबा साहब ने ये नाम हमारे लिए तय नहीं किया। वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज को भारत के बौद्धों से अगर जुड़ना है तो उनको पता चले कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के बौद्धों का ये एक संगठन यहां पर काम कर रहा है, और अगर मुझे भारत से जुड़ना है तो मुझे इस संस्था से जुड़ना है। इस हेतु से बाबा साहब ने अपने संस्था का नाम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रखा, और सिर्फ नाम ही नहीं रखा, बाबा साहब ने इसी हेतु से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया ताकि हम वर्ल्ड के बुद्धिस्ट देशों से जुड़ सके। बाबा साहब ने 1955 में यह काम किया। 1956 में 5 लाख लोग 14 अक्टूबर 1956 अशोका विजयादशमी के पर्व पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसमें दीक्षा देने के लिए बर्मा से बाबा साहब ने बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया था, और कई सारे देशों से डेलीगेट्स बाबा साहब को बधाई देने के लिए आए थे। कई सारे देशों ने बाबा साहब को टेलीग्राम करके बधाइयाँ दी थी, और उसके बाद बाबा साहब 1956 में चौथी कॉन्फ्रेंस के लिए और उनके जीवन की आखिरी कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा साहब वहाँ पर गए। बाबा साहब ने बौद्धों को भारत में किस तरह से सेव करना चाहिए, बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट, भारत में अगर बुद्धिस्ट मूवमेंट खड़ी करनी है तो हमें क्या क्या काम करना होगा, ये सारी बातें वहाँ पर कही। और बाबा साहब के लास्ट के जो ईयर है उसमें आप देखिए, कई बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन अब बौद्ध धर्म के कार्य में लगाने वाला हूँ। बाबा साहब के ये स्पीचेस है आखिरी। बाबा साहब को ये अंदेशा हो गया था कि संविधान जो 1950 में लागू हुआ है, ये ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो कभी भी संविधान को चलाएंगे नहीं। और आज 2000 मैं अभी भारत में नहीं हूं, लेकिन भारत के प्रधान, भारत की संसद जिनके हाथों में है, आप लोग जानते हो कि वो संविधान चला रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। तो मैं हमेशा सोचता हूं, जो बाबा साहब इतना दूरदृष्टि रखते हैं, क्या उन्होंने ये देखा नहीं होगा कि संविधान का आगे चल के क्या होने वाला है? उन्होंने ये देखा था, उनको ये पता था कि आगे चलकर कौन से नालायक लोग संसद पर आएंगे, राज्यसभा में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, मीडिया पे आएंगे, प्रशासन में आएंगे। ये बाबा साहब को पता था। इसके मेरे पास प्रूफ है कि बाबा साहब को ये सारी बातें पता थी। बाबा साहब का एक स्पीच भी है इसी सब्जेक्ट के ऊपर कि डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया विल नॉट सर्वाइव, भारत में लोकतंत्र या प्रजातंत्र नहीं रहेगा। ये बाबा साहब ने लास्ट में उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है। अब जब संविधान नहीं रहेगा, प्रजातंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो बाबा साहब के फॉलोअर्स जाए कहां पर? बाबा साहब के ऊपर भरोसा रखने वाले उनके समाज के लोग कहां जाएंगे अगर संविधान भी हमारे पक्ष में नहीं रहा तो? और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना चाहता हूं, इसलिए कि अगर संविधान हमारे इस्तेमाल में नहीं लाया जाए तो हम वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच पर आकर बौद्ध होने के नाते हम अपनी समस्या वहां से रेज करें। इस हेतु से बाबा साहब ने हमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण करके दिया कि मेरे पश्चात इसको ठीक तरह से चलाओ। 6 दिसंबर 1956
बाबा साहब अम्बेडकर जी का सिर्फ महापरिनिर्वाण नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस हेतु से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था, वो हेतु भी चला गया, पर्दे के पीछे चला गया। जिस हेतु से बाबा साहब ने हमें वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से जोड़ा था, वो हेतु कहीं ना कहीं हमने खो दिया। हम क्या करने लग गए? पूजा करना, शादी कैसे लगाना, कोई पैदा होता है तो क्या विधि होनी चाहिए, कोई मरता है तो क्या विधि होनी चाहिए। हमने बाबा साहब के संस्था का इतना गलत इस्तेमाल किया कि सिर्फ वो संस्था हमने विधि लगाने में और निधि इकट्ठा करने में, इतने में ही हमने बाबा साहब की इस संस्था को मर्यादित कर दिया। और वर्ल्ड के साथ, विश्व के साथ जो बाबा साहब ने हमें जोड़ा था, वो हमने गवा दिया। आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूं 2018 से। यहां पर तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, ये भारत के बौद्ध के नाते मेरे सामने बैठे हुए होते हैं, और हम बौद्ध होने के बावजूद हम एक कोने में कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। पूरा कब्जा उन्होंने वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम जो भारत के सच्चे बौद्ध हैं, जिन्होंने बुद्ध की भी रक्षा की है, हम कोई अनटचेबल्स नहीं है। आप पढ़ लो हु वर द अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स, बाबा साहब का लिखा हुआ ग्रंथ। बाबा साहब कहते हैं हम अनटचेबल नहीं थे, हम बुद्धिस्ट थे, हम नाग लोग थे। जो नाग लोग बुद्ध की रक्षा किया करते थे, हम उस वंश के लोग हैं। ऐसे वंश के लोगों को बौद्ध धर्म से बाहर निकाल दिया गया है। आज बौद्ध कौन है विश्व के सामने? विश्व के सामने बौद्ध कौन है? योगी, मोदी, अडानी, शर्मा, तिवारी। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत में बुद्धिज्म को सम्राट अशोका के बाद रिवाइव किया, आज वो नाम पूरी तरह से नष्ट हो रहा है या मिटाने की कोशिश हो रही है। आज भारत का बौद्ध कौन है विश्व के सामने? मलिक साहब है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की अस्थियां लेकर चल रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियों का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमारे लोग पागलों की तरह अस्थियों के पीछे भाग रहे हैं। क्या बाबा साहब को अस्थि नहीं मिल सकती थी बुद्ध की? बाबा साहब ने दीक्षा लेना क्यों जरूरी समझा? लोगों को 22 प्रतिज्ञा देना क्यों जरूरी समझा? क्या बाबा साहब को जरूरी नहीं समझा कि क्यों 22 प्रतिज्ञा देनी है? बुद्धा का एक कलश लेके आ जाओ कहीं से भी और लोगों को कह दो कि मैंने बुद्ध की अस्थियां लाई है, बस लोग मेरे पीछे पीछे पागलों की तरह हो लेंगे। क्या बाबा साहब नहीं ये सब समझ सकते थे? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी कि बौद्ध होना है तो ये छोड़कर, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को छोड़कर बौद्ध होना होगा। हमें संख्यात्मक बौद्ध नहीं चाहिए, हमें गुणात्मक बौद्ध चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम संख्यात्मक बौद्ध बढ़ाना चाह रहे हैं और गुणात्मक बौद्धों की संख्या कम हो रही है। भले लाइफ में आप बुद्धिज्म फॉलो ना करो, लेकिन बुद्ध की स्टैच्यू रख दो, बाबा साहब का फोटो रख दो, हम बौद्ध हो गए। ये काम हम लोगों ने किया। आज हमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आज वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में मैंने फिर से बाबा साहब की संस्था को रिवाइव किया। आज ये देखिए, मेरे नाम से इनविटेशंस है, मेरे नाम से डेलीगेशंस का इनविटेशन आता है, मेरे ईमेल पे आता है, हर एक कॉन्फ्रेंस का आता है। कई कॉन्फ्रेंस तो मैं अटेंड नहीं कर पाता, तो मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता हूं। कल तक ये जो मेल तिवारी त्रिपाठियों को जाते थे, आज वो मेल मुझे आने लग गए। आज मैं इन सारे बौद्ध देशों से जुड़कर काम कर रहा हूं और उनको भारत के बौद्धों की असली समस्या बता रहा हूं। मैं यहां पर मूर्तियां मांगने नहीं आता हूं। मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे ताइवान से मूर्ति दो या मुझे श्रीलंका से मूर्ति दो या मुझे यहाँ थाईलैंड पे हूं, मैं यहाँ कई मूर्तियों को डील करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज लाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ का सिलेबस लाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ की सेमिनरीज लाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बाबा साहब ने हमें ब्लूप्रिंट दिया है, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये काम मैं ना करूं,
इसलिए भारत, मैं पूरे भारत के नहीं बोलूंगा, हमारे महाराष्ट्र के लोग, मैं महाराष्ट्र भी नहीं कहूंगा, हमारे घर के लोग, खुद के परिवार के लोग, कि मैं बाबा साहब के बुद्धिस्ट मिशन को ना रिवाइव कर पाऊं, इसलिए मेरा विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बाबा साहब के बुद्धिस्ट मिशन को ना चलाऊं। हमारा जो धंधा चल रहा है विधि लगाकर निधि कमाने का, वो धंधा बंद ना हो जाए। धंधा ही कहूंगा मैं इसे। ये जो बिजनेस चल रहा है ना बुद्धा के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, शादी लगाने का धंधा, कोई मरने के बाद विधि लगाने का धंधा, किसी के पैदा होने पर विधि लगाने का धंधा, मैं इस धंधे के खिलाफ हूं, इसलिए वो मेरे खिलाफ है। अगर मैं इस धंधे को बढ़ावा दूं तो वो मुझे बढ़ावा देंगे, लेकिन मैं बाबा साहब के ब्लूप्रिंट के ऊपर काम करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये होल नहीं है, पार्ट, ये हिस्सा नहीं है। ये पूरा का पूरा मिशन, यानी सिर्फ विधि लगाना नहीं है। वो काम जिसे करना है करे। आज मैं क्या काम कर रहा हूं? बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहा हूं। बुद्धिस्ट बैंक का निर्माण हमने कर दिया है। बौद्ध धर्म के दीक्षाओं का कार्यक्रम हर कहीं पर चल रहा है। 22 प्रतिज्ञा देने का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के एक 22 प्रतिज्ञा देने पर कितना बड़ा बवाल हो गया। बताइए, जो लोग बौद्ध बुद्ध की प्रतिमा बांट रहे हैं, क्या वो पब्लिक में एक भी बार 22 प्रतिज्ञा में से कोई एक प्रतिज्ञा लेने को तैयार है? एक भी प्रतिज्ञा, वो एक प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं जातियों के नाम पर। जातियों के नाम पर हम अलग अलग संगठन में बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं आज आप लोगों को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की ये बधाई देने के साथ साथ ये संस्था क्या है, बाबा साहब ने हमें इससे क्यों जोड़ा है, और इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर हम कहां तक जा सकते हैं। सिर्फ ये मेरे पूरे लाइफ की वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की 2018 की मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद 2020 की कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। पिछले 2022 को मैं श्रामनेर उस समय था, तब मैं यहाँ पर आया। मेरी वो तीसरी कॉन्फ्रेंस थी और आज में ये चौथी कॉन्फ्रेंस है। ये 4 सालों में ये मेरी चौथी कॉन्फ्रेंस है। इन 4 सालों में मैंने क्या हासिल किया है पता है? आज इन 4 सालों में मैं ताइवान के साथ आज बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हूँ। मैं श्रीलंका के साथ अच्छे तरीके से जुड़ा हूँ। मैं वियतनाम के साथ, बुद्धिस्ट कंट्रीज के साथ कह रहा हूँ, मैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज नहीं गिना रहा हूँ। यूरोपियन कंट्रीज में मैं काम कर ही रहा हूँ। वहाँ पर हमारे अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन और AICS, जैसे आप कनाडा, हमारे चंचल मैडम जी का थोड़ी देर पहले फ़ोन था, तो उनसे तो मैं जुड़ा हुई अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन से। लेकिन मैं बुद्धिस्ट मिशन की बात कर रहा हूँ, तो ये बुद्धिस्ट मिशन से भी मैं इन सारी कंट्रीज में काम कर रहा हूं। लेकिन इंडिया से जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो अब उनके एजेंट्स यहां पर छोड़ रहे हैं कि नहीं, राजरत्न अंबेडकर बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव ये हमारा छोड़ा हुआ ये बंदा है। मुझे कभी कभी अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी को भेजा गया और गांधी ने यह दावा किया कि उस समय के गांधी के अनुसार हरिजनों का नेता गांधी है, ये बात उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आकर कही। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ये तो ब्रिटिशरों के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव है, उनका शेड्यूल कास्ट के लोगों से कोई संबंध नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोगों का सही असली नेता मैं यानी गांधी हूं। इस तरह की बात जो 1930 में कही गई थी, 1930, 31, 32, 33 में कही गई थी, इस तरह की बात 2033 में दोहराई जा रही है। ये पूरी कॉन्फ्रेंस में इंडिया से भेजे हुए लोग बस यही साबित करने पे तुले हुए हैं कि बौद्धों के असली नेता मोदी है, बौद्धों के असली मॉन्क योगी है। कभी कभी कंपेयर करता हूं
तो ऐसा लगता है कि जो समस्या बाबा साहब के सामने थी वही समस्या मेरे भी सामने है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर बाबा साहब जिस समस्या से लड़ रहे हैं और उसी समस्या से मुझे भी गुजरना पड़ रहा है, तो हम कितना सक्सेस प्रोग्रेस अचीव कर पाए हैं, ये हम लोगों को सवाल अपने आप से करना चाहिए। सेम सिचुएशन, सेम समस्या, सेम प्रॉब्लम्स बदलनी चाहिए थी, लेकिन आज भी 3 जनरेशन्स के बाद भी अगर मुझे वही समस्या आ रही है, तो सोचिए भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था में कितना बदलाव आया है। अगर समस्या सेम है तो बदलाव कहां है? क्या ब्राह्मण आज भी हमें एक्सेप्ट करता है? क्या ब्राह्मण आज भी हमें अपना बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है? यानी हिंदुओं का भी रिप्रेजेंटेशन आपका और बौद्धों का भी रिप्रेजेंटेशन आपका ही। अभी मोहन भागवत की स्टेटमेंट थी कि वो मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन अभी वो करने वाली है। यानी मुसलमान भी आप, हिंदू भी आप, सिख भी आप, क्रिश्चियन भी आप और बौद्ध भी आप। और इसलिए हमें कहीं ना कहीं बाहर आकर अपनी समस्या एज अ बुद्धिस्ट हमें यहां पर आनी चाहिए। मेरी एक आज सुबह की एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। मैं गया तो वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सेक्रेटरी है, वो मेरे पास आई और मुझे कह रही थी कि मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मैंने कहा आपको कैसे पता मैं आने वाला हूं? उन्होंने कहा मैंने आपका नाम लिस्ट में देख लिया था कि मिस्टर अंबेडकर इज कमिंग। और लिटरली वो पूरे कॉन्फ्रेंस में सभी देश के लोगों को मुझे ले जाकर ये कह रहे थे कि ही इज डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर 1950 में जो वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में डॉक्टर अंबेडकर आए थे, ये उनके ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू है, आज उनकी 3rd जनरेशन के लोग हैं। बाबा साहब हमारे लिए कितना काम कर गए। मुझे अपनी पहचान यहां एस्टैब्लिश करने तक की जरूरत बाबा साहब मेरे लिए छोड़ नहीं गए। वो भी काम आज भी 2023 में बाबा साहब कर रहे हैं कि मेरा परपोता यहां पर आया है। ये बात यहां का सेक्रेटरी, यहां का प्रेसिडेंट, मैंने कुछ फोटोज मेरे फेसबुक पेज पे रिलीज किए हैं जिसमें मेरे बगल में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्रेसिडेंट है और वही सेक्रेटरी है जो मुझे पूरे कॉन्फ्रेंस से मुलाकात करवाती है। तो ये ताकत बाबा साहब हमें देकर गए हैं। इस ताकत को कब पहचानोगे? कब तक द ग्रेट चमार बन के रहोगे? कब तक द रॉयल वाल्मीकि बन के रहोगे? कब तक, मराठी में कहूंगा क्योंकि यह हमारे महाराष्ट्र में चलता है, एक महार लाखोंची हार करत बसाल? किती दिवस महार म्हणून जगाल? किती दिवस चांभार म्हणून जगाल? कितने दिन माला मदिगा ये जातियों की आइडेंटिटी लेकर चलोगे? अरे यहां आओ और देखो, पूरा वर्ल्ड आपका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। महारों का नहीं, चमारों का नहीं, मातंगों का नहीं, माला का नहीं, मदिका का नहीं, गड़ियारा का नहीं, बौद्धों का स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। यहां पर आओ और अपना हिस्सा लो, अपनी हिस्सेदारी यहां पर आकर बताओ। वहां क्या झगड़ रहे हो एक छोटे छोटे पोस्ट के लिए? छोटे छोटे पोस्ट के लिए हमारे घर में झगड़ा क्यों चल रहा है? मैं अध्यक्ष या तू अध्यक्ष? वहां पर महाराष्ट्र में, नॉट इन इंडिया ऑल्सो, पूरे भारत के लिए भी नहीं झगड़ा चल रहा है, महाराष्ट्र के लिए झगड़ा चल रहा है कि मैं अध्यक्ष हूं, वो दूसरा कहता नहीं मैं अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष की लड़ाई, चेयरमैनशिप की लड़ाई, प्रेसिडेंटशिप की लड़ाई में हम वहां व्यस्त है। यहां पर शर्मा, तिवारी, त्रिपाठी मस्त है, हम लोग वहां पर व्यस्त है, वो ये लोग यहां पर मस्त है। और इसलिए ये सारी झगड़े छोड़कर हमें बाबा साहब के बुद्धिस्ट मिशन के लिए आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। अपनी खुद की बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था बनानी होगी। अपने खुद के स्कूल, खुद के कॉलेजेस, खुद के यूनिवर्सिटीज़, खुद की बैंक्स, खुद की बुद्धिस्ट सेमिनरीज जहाँ से प्रचारक तैयार हो। हमें किसी भी ब्राह्मणिकल सिस्टम में हमारा बच्चा भी वहां पर पैर ना रखे, ऐसी सिस्टम हमको भारत में बनानी है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट मुझे मदद कर रही है
ताइवान हो, श्रीलंका हो, वियतनाम हो, कई सारे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हमें सिलेबस के लिए मदद कर रही है, यूनिवर्सिटी के लिए मदद कर रही है। तो यही वो इम्पोर्टेंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब हमें इस संस्था से जोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर आओ, अपना प्रतिनिधित्व करो, मेरे साथ यहाँ पर बुद्धिस्ट मिशन को बढ़ाने का काम करो, बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बढ़ाने का काम करो, इसको फ्रैक्शंस में मत रखो। मैंने 2018 में जितने भी फीस 1956 से पेंडिंग थी वो यहाँ पर भरी और बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का रिन्यूअल, मेंबरशिप का रिन्यूअल किया और मैं आज यहाँ पर बाबा साहब की संस्था को रिवाइव कर रहा हूँ। सोचिए, पिछले 60 सालों का जो गैप हुआ है, अगर ये गैप ना हुआ होता तो आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के भी प्रेसिडेंट हमारा इंडिया का कोई आदमी होता, या जो लोग आज लड़ रहे हैं उनमें से कोई होता। 4 साल में मैं आज इंटरनेशनल प्रेजेंस कर सकता हूं, तो 60 साल में हम ज़रूर WFB के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स में हो सकते थे। मुझे इस मिशन को बढ़ाने के लिए आप लोग साथ दोगे ऐसी अपेक्षा करता हूं। इंडिया में मैं मेरे ख्याल से 30 तारीख को वापस आ जाऊंगा। वैसाख की भी कॉन्फ्रेंस यहीं पर हो रही है, लेकिन मैं वहाँ के लिए नहीं रुक रहा हूँ। मेरे इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, लोगों को मिलना है, बैंक के प्रोग्राम्स हैं, बैंक का रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं, वो सब काम करना है। तो मैं आप लोगों से फिर रूबरू तब फिज़िकली होऊंगा, फेस टू फेस होऊंगा। आज मैं ये इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों के सामने आया था। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर से एक बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के 73rd एनिवर्सरी के सभी को बधाई देता हूँ। बाबा साहब की बहुत बहुत ऋणी महसूस करता हूँ कि बाबा साहब हमें इस संस्था से जोड़कर चले गए, जिनके वजह से आज मैं यहाँ पर, मेरे आने जाने से लेकर किराए तक का एयर फेयर भी यहाँ की कमेटी यानी ऑर्गेनाइजेशन ने बेयर किया। सोचो, इतना मदद वो हमें भारत के लोगों को करती है, और लिटरली इंडिया से आया हुआ एक कोई आदमी है, कोई इंसान है, तो उसे वो बहुत रिस्पेक्ट देती है। और अगर वो अंबेडकर फैमिली से है तो सोचो रिस्पेक्ट का लेवल कितना हाई होता है। ऐसे संस्था से बाबा साहब हमें जोड़कर चले गए। बाबा साहब का जितना भी आभार व्यक्त करना पड़े वो बहुत ही कम होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम अपने स्किन की जूते भी अगर बाबा साहब के लिए बना कर दे देना, वो भी एक लाइफ में काफ़ी नहीं होगा। बाबा साहब हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं, जिसका बेनिफिट हम ले रहे हैं। वी आर ओनली द बेनिफिशरीज। मैं तो कहता हूँ वो बेनिफिट भी हमें ठीक से लेने नहीं आ रहा। ये बेनिफिट भी हम अगर ठीक से ले ले तो हम बाबा साहब के बुद्धिस्ट मिशन को बढ़ा पाएंगे। इस बुद्धिस्ट मिशन को बढ़ाने के लिए आप लोग साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।